हेलो गाइस, वेलकम टू द सीरीज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी वीडियो नंबर 3 पे, जिसमें हम रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एक्सिम बैंक और नाबार्ड जैसे काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखते रहिएगा और कुछ भी छोड़िएगा मत। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, रीजनल रूरल बैंक के बारे में, जिसे हम आरआरबी कहते हैं। तो आरआरबी जो थे 1975 में सेटअप किए गए थे। इंडिया में 5 आरआरबी सेटअप किए गए थे 2 अक्टूबर 1975 को। किसकी रिकमेंडेशन पे? नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इन्होंने इसलिए कमेंट किया था ताकि जो रूरल क्रेडिट है वो प्रमोट हो सके, कि गांव के लोगों को ब्याज पे पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद का ज्यादा पैसा नहीं होता। तो उस रूरल क्रेडिट को फैसिलिटेट कराने के लिए आरआरबी को एस्टेब्लिश करवाया गया था नरसिम्हा कमेटी के कहने पर, ठीक है। तो दे वर क्रिएटेड टू सर्व रूरल एरियाज विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्यों क्रिएट किया गया था? ताकि गांव के लोगों को ज्यादा एडवांस भी नहीं तो कम से कम जो बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, पैसे से रिलेटेड जो सर्विसेज हो सकती है, वो मिल सके, ठीक है। हर एक आरआरबी की जो ऑथराइज कैपिटल थी वो मैक्सिमम 5 करोड़ थी, और इनकी जो इशूड कैपिटल थी वो 25 लाख मिनिमम थी और मैक्सिमम 1 करोड़ तक थी। अब आरआरबी का जो शेयर कैपिटल था वो किस रेशियो में डिवाइडेड था? 50, 15 एंड 35 के रेशियो में डिवाइडेड था। इसका मतलब आरआरबी की ओनरशिप में 50% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का है एंड 35% अदर पार्टीज का है। अदर पार्टीज कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई एओपी हो सकता है, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में 43 आरआरबी है, जिसमें से कि 26 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में 21,856 21,856 ब्रांचेस हैं आरआरबी की। तो आप देख सकते हैं कितना एक्सपेंशन हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो रूरल एरियाज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए आरआरबी को एक्सपेंड किया जा रहा है। आरआरबी का काम क्या होता है? क्रेडिट फैसिलिटीज और अदर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। किसको? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबरर्स को एंड स्मॉल आर्टिशन, छोटे कलाकारों को, ठीक है। अब इनके फंक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज लोन, जैसा कि मैंने बताया कि ब्याज पे पैसा देना। किसको? आर्टिशियंस को, फार्मर्स को, लेबर्स को और एमएसएमई में। और इनका मेजर वर्क क्या होता है? एक्सेप्ट सेविंग, छोटे मोटे किसानों से या फिर गांव के लोगों से उनकी सेविंग्स को एज अ डिपॉजिट के फॉर्म में लेना, ठीक है। और उनको जो वेजीज होती है या पेंशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। और इंटरनेट बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना। क्योंकि देखो, गांव के जो लोग होते हैं ना, या तो वो बाहर पैसा कमाने जाते हैं शहरों में, या उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनको पैसा इधर भिजवाना होता है, ट्रांसफर करवाना होता है। तो वो कहाँ से पॉसिबल हो सकता है? वो इंटरनेट बैंकिंग से प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। और इंटरनेट बैंकिंग का एक मेजर पार्ट है यूपीआई सर्विसेज। आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए। तो आरआरबी आप यूपीआई की सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। और प्रोवाइड इजी एंड एक्सेसिबल बैंकिंग, की हर एक इंसान को बैंकिंग फैसिलिटीज आराम से मिल सके। एक्सेसिबल क्या हो सकती है? जो कि हर किसी के पहुंच में हो, कोई भी बिना किसी तकलीफ के उनका फायदा उठा सके। तो बैंकिंग सर्विसेज को आरआरबी ने गाँव में कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश किया हुआ है कि सभी को उनका फायदा मिल जाए। तो सपोर्ट एंड प्रमोट लोकल आर्टिशन का काम क्या होता है? छोटे आर्टिशंस को, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल साइज बिजनेस को और एग्रीकल्चर फार्मर्स को सपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोबिलाइज रीजनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कि जो वहां पर जो उस गांव के जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर चाहे उनका पैसा है, गोल्ड है, पैसे से रिलेटेड जितने भी उनके रिसोर्सेज है, उनको मोबिलाइज करना, एक जगह इकट्ठा करना, ताकि उनका सही उपयोग हो सके और गांव वालों को भी उनके उस रिसोर्सेज से, जो कि ऐसे ही पड़ा है, उसे फायदा मिल सके, ठीक है। होता है ना, बहुत सारे जमींदार वगैरह होते हैं, क्या होता है कि बहुत सारा पैसा उन्होंने अपने घर में रखा होता है। अब घर में रखा रखा वो बढ़ थोड़ी रहा है, लेकिन अगर हम उसी को बैंक में जमा करवाएंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो यही होता है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द गुड यूज। नेक्स्ट इज ऑपरेट ऑन द डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज स्टेट लेवल। आरआरबी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम करता है और स्टेट लेवल पे भी काम करता है। और इनका सबसे बड़ा काम क्या होता है? प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी देना, लेकिन किसको? कृषि डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वो बिजनेस जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में लगे हुए हैं, जैसे कि अपना सोलर एनर्जी का बिजनेस है, या किसी ने बायोमास का, बायोगैस का प्लांट खोल रखा है, या विंड एनर्जी का कोई प्लांट है, ठीक है, उससे, या फिर किसी भी रिन्यूएबल मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का कोई प्लांट खोल रखा है, तो उसको हम क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, वो भी रीजनल रेट्स पर। एंड कल्चरल इनिशिएटिव जो होते हैं गांव के, उसमें भी आरआरबी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक का, जैसे कि नाम पता चल रहा है, कोऑपरेटिव बैंक का प्रिंसिपल क्या होता है? वर्क करने का, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है साथ कॉपरेशन के हिसाब से काम करता है, और इनका जो ओनर होता है और कर्ता धर्ता, ओन्ड और ऑपरेटेड बाय देयर मेंबर्स, इनके मेंबर्स ही होते हैं।
इन ऑर्डर टू सपोर्ट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ कम्युनिटी। कोऑपरेटिव बैंक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे कि कोई गांव, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज जैसे कि लोन एंड सेविंग अकाउंट्स प्रोवाइड कराते हैं अपने लोगों को। ठीक है, अब जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लैंडिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं छोटे बिजनेस को, फिर चाहे वो अर्बन एरिया हो या नॉन अर्बन एरिया हो, मतलब शहर का एरिया हो या गांव का एरिया हो। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अब तक 31 कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें कि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। देखो, मैंने कहा था कि ओनर उसके मेंबर्स हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्किंग एथिक्स किसके चलते हैं? गवर्नमेंट के चलते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि असम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और हमारा लास्ट आता है इंडिया का सबसे पहला बैंक अनोनिया कोऑपरेटिव बैंक, जो कि वडोदरा गुजरात में स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक जो है ना, इंडिया में 2013 में लिक्विडेट कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है नाबार्ड, NABARD, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब ये भी नाम से ही क्लियर होगा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, गांव के विकास के लिए और स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए इस बैंक को खोला गया था। इट केम टू एग्जिस्टेंस इन 1982। ये बैंक जो है 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसको किसने रिकमेंड किया था? इसको बी शिवरामन कमेटी ने रिकमेंड किया था, ताकि रूरल प्रोस्पेरिटी, गांव की जो है डेवलपमेंट की जाए और उनका जो रहन सहन है वो और अच्छा हो सके, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद। नाबार्ड आज फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड है। नाबार्ड को चलाता है गवर्नमेंट, चलाता है, उसका जितना भी खर्चा होता है सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। ऑन 31 मार्च 2023 नाबार्ड का जो पेड अप कैपिटल था वो 17,080 करोड़ तक बढ़ गया था, जबकि इसकी जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी वो 30,000 करोड़ थी। पिछले 5 साल में जो नाबार्ड की बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। पहले नाबार्ड की बैलेंस शीट का अमाउंट 4.1 लाख करोड़ था, जो कि अब 8 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हमारे बैंक्स जो हैं कितने, नाबार्ड, ठीक है, जो हमारे रूरल एरिया के जो बैंक है कितने ज्यादा एक्सपेंड हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सिम बैंक पे। एक्सिम बैंक को 1981 में पार्लियामेंट ने सेटअप किया गया था, लेकिन इनका जो काम है वो 1982 तक स्टार्ट हुआ था। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं उनकी हेल्प करना। ठीक है, मतलब एक देश विदेश में जो बिजनेस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सामान एक देश से दूसरे देश भेजना या फिर एक देश से दूसरे देश में लेकर आना। इन बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली कंपनीज या इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट कराना, ताकि उन लोग को दिक्कत ना हो। और अगर किसी भी बिजनेस को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली को फाइनेंस की जरूरत है तो उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नेक्स्ट चीज आता है हमारा IDBI। तो IDBI जो है एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और ये दुनिया का 10th लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। इसको 1 जुलाई 1964 को RBI ने अपने सब्सिडरी के तौर पर स्टैब्लिश किया था। इसकी 72% ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, बिकॉज RBI कैन नॉट हैंडल ऑल द स्टफ अलोन। ठीक है, दैट्स वाई 72% ऑफ इट्स ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर टू गवर्नमेंट। इसकी ऑथराइज कैपिटल जो है वो 1000 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक अब बढ़ा दी गई है, बिकॉज इट इज अ मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट इज SIDBI, SIDBI, विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एज इसका नाम बता रहा है कि ये इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए है। SIDBI एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका क्या काम है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को लाइसेंस देना। ठीक है, लाइसेंसिंग ही और उसका रेगुलेशन ही इसका मेन मुद्दा है। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? इसका देखरेख कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में है, लेकिन इसके ऑफिस पूरी कंट्री में है। ठीक है, SIDBI स्टेब्लिश कब किया गया था? अप्रैल 2 1990 को गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेब्लिश किया गया था। और ये IDBI जो है RBI की सब्सिडरी, ये तो आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा SIDBI का फंक्शन क्या होता है? देखो, SIDBI का फंक्शन होता है टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कराना। ठीक है, सबसे पहले तो अपनी बैंकिंग यूनिट्स में ना नई टेक्नोलॉजी लेकर आना, वो टेक्नोलॉजी फॉलो की जाए वो देखना, ये इसका सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है, नए नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नई नई प्रिंटिंग फैसिलिटीज आ रही हैं, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, उन सबको SIDBI देखता है। फैसिलिटेट टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट। अगर किसी को क्रेडिट ग्रांट किया गया तो वो जल्दी टाइमली फ्लो हो जाए, क्रेडिट जो है टाइम टू टाइम मिल जाए। और वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या SSI को वर्किंग कैपिटल प्रॉपर हो, वो देखना SIDBI का काम है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को या सेमी अर्बन एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करना SIDBI का सबसे बड़ा काम है। टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्लान, गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाए, जो प्रोजेक्ट बनाए, उनको डेवलप करना और वो अच्छे से चलते रहे, ये देखना SIDBI का काम है।
सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।